आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए या पुनरावृत्त डीएनए का क्या रोल है, क्या उपयोग है, क्या उसका उपयोग। इस बातों को समझने से पहले हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक टर्म है फिंगरप्रिंटिंग। कहाँ डीएनए, कहाँ फिंगरप्रिंट, आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से इस दुनिया में जितने भी पर्सन होते हैं सबके फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। 200 अंगुलियों को अगर ले ली जाए तो 200 अंगुलियों का जो सेट होता है फिंगरप्रिंट का, ये यूनिक होता है। ये फिंगरप्रिंट यूनिक है। दुनिया में जितने भी पर्सन हैं सबके 200 अंगुलियों का अगर फिंगरप्रिंट लिया जाए तो वो व्यक्ति यूनिक बन जाता है। उसी तरह से डीएनए के मामला में भी डीएनए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का डीएनए 99.9% बेस पेयर के मामला में सिमिलर है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोर्शन डीएनए में हैं जो एक दूसरे को डिसिमिलर बनाते हैं और हर एक व्यक्ति को यूनिक बनाते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे सुना कि जैसे 200 अंगुलियों का जो फिंगरप्रिंट होता है वो अपने आप को व्यक्ति को यूनिक बनाता है, उसी तरह से डीएनए के खास अनुक्रम होते हैं जो व्यक्ति को यूनिक बनाते हैं, और इसलिए इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रखा गया है। और कोई कारण नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही? मान लीजिए कि किसी का पता चलता है उसका कोई बेटा मेला में खो गया, किसी को पता चल गया, 30 वर्ष के बाद अचानक वो बेटा उत्पन्न होता है, कहता है कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, मैं ही इसका भाई हूं, मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो कैसे प्रूफ होगा? चेहरा मोहरा बहुत कुछ चेंज हो चुका रहेगा, कैसे प्रूफ होगा वो व्यक्ति सचमुच में उसका जायज संतान है अथवा नहीं? कुछ लोग बायोलॉजिकल संतान बन करके भी संपत्ति पर दावा करने चले आते हैं, कैसे प्रूफ होगा कि उसके संतान है अथवा नहीं? इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई मर्डरर है, क्रिमिनल है, रैपिस्ट है, ट्रेसपासर है, तो जो व्यक्ति संदिग्ध होते हैं उनके बीच से हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसमें सचमुच में अपराध किसने किया। उसके लिए बॉडी का ब्लड का एग्जाम्पल, सेल का एग्जाम्पल लिया जाता है, उससे उसका डीएनए आइसोलेट किया जाता है। ये सब बात अभी बताएंगे। तो आपने देखा पैटर्निटी के टेस्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत है, और क्रिमिनल को सर्च करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत है, किसी व्यक्ति को यूनिक बनाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत है। ये क्यों, कैसे हुआ, इसी को थोड़ा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करने वाले व्यक्ति थे एलेक्स जेफरी। उन्होंने बेस बनाया सैटेलाइट डीएनए को। इसके पहले वाले वीडियो में आपको सैटेलाइट डीएनए बनाया जा चुका है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में। एलेक्स जेफरी ने बताया कि सैटेलाइट डीएनए में काफी हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता देखने को मिलती है। इस आधार पर करोड़ों की जनसंख्या में से किसी एक खास व्यक्ति को हम यूनिक बना सकते हैं। हाँ, हम किसको नहीं बना सकते हैं? वैसे दो जुड़वा संतान जिनका चेहरा मोहरा रंग रूप काफी आइडेंटिकल है, यानी कि वो आइडेंटिकल ट्विन है, उनमें हम ये नियम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का डीएनए 100% टैली तो नहीं, मतलब 99.9% टैली कर जाता है। सैटेलाइट डीएनए वास्तव में डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसका रिपीटेशन की गिनती अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, और ये गिनतियां VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहलाती। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए कि ये मेरा कड़ा है, इस पर मैंने लिख दिया VIJAYKUMARPANDEY, और क्ले पर या मिट्टी पर मैं इसको 5 बार रिपीट कर दिया तो विजय कुमार पांडे 5 बार रिपीट हो जाएगा।
10 बार रिपीट कर दिया, 10 बार रिपीट हो जाएगा, एक बार रिपीट किया, एक बार रिपीट हो जाएगा। यही है वीएनटीआर, जो अलग अलग लोगों में उनका रिपीटेशन अलग अलग होता है। और ये हमको पता है कि एक व्यक्ति में एक ही काम के दो दो जीन होते हैं, एक पिता से आता है, एक माता से आता है। दोनों जीन में ये पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट होकर के उस व्यक्ति को यूनिक और एकदम अलग बनाने की कोशिश करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा खोए हुए माता पिता, खोए हुए बच्चे, वंशावली का विवाद, अपराधी की पहचान में होता है। इसके द्वारा डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, रैपिस्ट का पता लगाया जा सकता है, किलर ट्रेसपासर की पहचान कर ली जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो एक्चुअली किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, लेकिन हमारे डीएनए का, हमारे जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। सैटेलाइट डीएनए में म्यूटेशन के कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते 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 वंशागति इसकी होते 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 जमा होती जाती है बच्चों में। और एक साथ जो दो पीढ़ी है, जैसे कि पिता की पीढ़ी और पुत्र की पीढ़ी में, लगभग टैली करती है। डिफरेंट डिफरेंस होगा लेकिन टैली भी होगी। अब बताइए डिफरेंस कैसे होगा? क्योंकि पिताजी जो हैं वो अपने अलग माता पिता से आए हुए हैं, तो उनके जीन जो होते हैं थोड़ा अलग हो, उनके क्रोमोसोम जो होते हैं डिफरेंट होंगे। और बच्चा जो है अपने माता पिता का क्रोमोसोम लेकर के आया है, तो बच्चे में अपने माता और अपने पिता के क्रोमोसोम माने 7 नंबर क्रोमोसोम 2 होगा, और पिताजी में भी 7 नंबर क्रोमोसोम 2 होगा। तो पिताजी में 7 नंबर क्रोमोसोम कहाँ से आया है? दादा और दादी से आया है। बच्चा में 7 नंबर क्रोमोसोम कहाँ से आया है? पिता में और उसकी माँ में आया है। माँ का खानदान अलग है। इस तरह हम देख सकते हैं कि बच्चों में वेरिएशंस भी आ रही है, और ये क्या कहते हैं हम लोग, ये टेंडम रिपीट के कारण, वीएनटीआर के कारण पॉलीमॉर्फिज्म भी आ रहा है, और पेरेंट्स से बच्चों के बीच में कुछ क्या कहते हैं समानताएं भी दिख रही है। नहीं तो पितर पीढ़ी और उसके तुरंत बाद वाली संतति पीढ़ी में कुछ वेरिएशन के बावजूद टैली भी करता है। इसका उपयोग हम लोग पैटर्निटी टेस्ट में करते हैं, कोर्ट में करते हैं, न्यायालय में करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग करेंगे कैसे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैंने पॉइंट में दे रखा है, और मैं इसको क्लियर भी करूंगा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को अलग अलग करना। उसके लिए क्या हुआ, हम संबंधित व्यक्ति से सेल लिए हैं, सेल लेने के बाद में किसी का सेमेन लिए हैं, किसी का बॉडी का स्किन लिए हैं, मसल का पार्ट लिए हैं जहां न्यूक्लियस मौजूद होगा। उसको लेने के बाद में उसको एक ऐसे बर्तन में रखेंगे, और उस बर्तन में आरएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज सारे एंजाइम डालेंगे, लेकिन हम लोग डीएनएज नहीं डालेंगे। डीएनए को छुड़ा करके सारे मटेरियल डिजोल्व हो जाएंगे। उसके बाद चिल्ड इथेनॉल डाल करके हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग निकाल लेंगे। उसके बाद डीएनए को हम लोग छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे, और पीसेज में काटने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंड एक्सोन्यूक्लियेज। उसके बाद सेपरेट किए हुए डीएनए को जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस वाले बर्तन में रखेंगे, जिसमें एक और पॉजिटिव होता है, एक और नेगेटिव होता है। आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। आप बताइए बकरी की बच्ची ज्यादा कूदती है कि बकरी ज्यादा कूदती है? निश्चित रूप से बकरी की बच्ची। उसी तरह से छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कूदते कूदते ज्यादा दूर तक चले जाते हैं, और बड़े डीएनए के जो खंड होते हैं, बड़े जो जीन होते हैं वो पास में ही रह जाते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा जीनोम एक स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है, खास पैटर्न में सज जाता है। कहाँ पर? एगारो जेल के अंदर, जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको ट्रांसफर ऑफ सैटेलाइट डीएनए वीएनटीआर को हम लोग नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज के शीट पर सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इल्यूजन विधि का सहारा लेकर के जेल के साथ ही डीएनए को अलग करते हैं। डीएनए कोई लकड़ी कागज नहीं है, कोई धागा नहीं खूंटी पर टांग देंगे, उसको जेल के साथ ही निकालते हैं, और इल्यूजन विधि के द्वारा डीएनए से जेल को सेपरेट कर देते हैं। मेरे पास डीएनए शुद्ध बच जाता है। उसमें जो वीएनटीआर होता है हमको उसका यूज करना होता है,
और उस वीएनटीआर को रेडियोएक्टिव बना लेते हैं। रेडियोएक्टिव बनाने इसलिए बनाया जाता है कि ऑटो रेडियोग्राफी की विधि के द्वारा हम उस डीएनए के उस खास खंड जिसको मैं बार बार वीएनटीआर यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट कर रहा हूं, मैं उसकी पहचान कर सकूं। तो लिखा हूं हमने कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब वीएनटीआर हुआ मेरा मतलब। उसके बाद नाइलन के शीट पर या नाइट्रोसेल्यूलोज के शीट पर जो हमको डीएनए का फ्रेगमेंट मिला हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। उसको हम लोग कोर्ट में साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट बना करके टैली कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये डीएनए का फ्रेगमेंट मेरे पास में आया। अब चलिए हमारा शक घर के नौकर पर है, घर में आने वाले शिक्षक पर है, माली पर है, रसोईया पर है, सबका हम लोग सैंपल लेकर के टैली कराएंगे। और क्राइम सीन से जो हमको डीएनए का पैटर्न मिला हुआ है उस डीएनए के पैटर्न से उन सारे लोगों के डीएनए के पैटर्न की मिलान करेंगे। अगर जो व्यक्ति सचमुच में कल्प्रिट या अपराधी या दोषी होगा उससे टैली कर जाएगा और इस तरह से दोषी की पहचान या अपराधी की पहचान हो जाएगी। और इस तरह से हमने देखा कि सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कैसे किया जाता है। थैंक यू।